आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। रिडक्शन ऑफ ऑर्डर का लास्ट कंसेप्ट क्या था कि जो इक्वेशन थी y डबल डैश प्लस z डबल डैश प्लस पी जेड डैश अपॉन जेड डैश का होल स्क्वायर, y डैश प्लस क्यू एक्स अपॉन जेड डैश का होल स्क्वायर y इक्वल टू 0। यही तो इक्वेशन है सॉल्यूशन के लिए। तो फाइंड आउट कर सकते हो सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या ऐड करोगे? अगर मैं इस पर्टिकुलर मेथड से अप्लाई करना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले क्या अप्लाई करोगे? वहां पे क्या बोला गया था? Q अपॉन जेड डैश स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहां से अगर मैं Q अपॉन जेड डैश स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, यही तो वैल्यू है। और ये वैल्यू लेट कर लेता हूं किसके इक्वल? सॉरी, कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। Q अपॉन जेड डैश स्क्वायर को हमें क्या लेट करना? कांस्टेंट। अगर मैं कांस्टेंट लेट करता तो ये वैल्यू कांस्टेंट मिलनी चाहिए। तो मैं इसको एक ऐसा कांस्टेंट लेट कर लेता हूं कि जैसे -2, इस वैल्यू को क्या लेट कर लेता हूं? -2। तो Q की वैल्यू क्या है? -2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो -2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन जेड डैश स्क्वायर इक्वल टू -2। -2 से -2 कैंसिल आउट। तो यहां से जेड डैश स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया? कॉस स्क्वायर एक्स। हाँ, कॉस स्क्वायर एक्स। तो जेड डैश एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा? कॉस एक्स। और यहां से जेड की वैल्यू क्या मिलेगी अगर इंटीग्रेशन करोगे? साइन एक्स। और जेड डबल डैश एक्स की वैल्यू माइनस साइन एक्स। तो हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है? हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है जेड डबल डैश प्लस पी जेड डैश अपॉन जेड डैश होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू जेड डबल डैश एक्स की वैल्यू माइनस साइन एक्स प्लस पी एक्स की वैल्यू टेन एक्स, जेड डैश एक्स की वैल्यू कॉस एक्स, कॉस एक्स अपॉन जेड डैश स्क्वायर, जेड डैश स्क्वायर की वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो यहां से टेन एक्स को मैं लिख सकता हूं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो माइनस साइन एक्स और प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और यहां से इसकी वैल्यू कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस से कॉस कैंसिल, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? 0। तो जो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करता हूं तो y डबल डैश प्लस इसकी वैल्यू क्या मानी है हमने? -2। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस -2 इक्वल टू 0। अभी बताता हूं, कोई भी कांस्टेंट मान सकते हो। अगर ये कांस्टेंट मान रहे हो, ऐसा सुटेबल कांस्टेंट लेट करोगे जिससे ये कांस्टेंट कन्वर्ट हो जाए, जो मतलब जिससे ये एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाए। और इसकी हेल्प से जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू किस में कन्वर्ट होनी चाहिए? कांस्टेंट, जो भी हम कांस्टेंट लेट कर रहे हैं। अगर कांस्टेंट मान रहे हैं तो सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज ये मेथड ही अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, जैसे क्या बोल रहे हो? ऐसा कोई भी कांस्टेंट मान सकते हो ना, कि जैसे यहां पे मैंने -2 माना, तो -2 मान रहे हो तो यहां से -2 से -2 कैंसिल आउट हो रहा। हाँ, उसके रेस्पेक्ट में, जिससे ये कांस्टेंट, जो ये एक्सप्रेशन है जेड डैश स्क्वायर इक्वल टू जो भी फंक्शन आएगी वो इंटीग्रेबल और डिफरेंशिएबल बन जाए। ठीक है, वैसे तो ये मेथड तो सारे पढ़ के आए होंगे, नहीं पढ़े हो क्या?
ये मेथड नहीं पढ़े थे। देखो याद जरूर रखना, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख रहा हूं तो जब उनमें चेंज ऑफ कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होती है, और वो ऑर्डिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन के जो भी मेथड है हमारे वहां पे अप्लाई होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था 14 के पेपर में, देख लेना जब सॉल्व करेंगे, बाद में डिस्कस भी करेंगे। 14 के पेपर में जब हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो वो क्वेश्चन वेरिएबल कोफिशिएंट में कन्वर्ट हुआ। वेरिएबल कोफिशिएंट मुझे ये जानता हूं कि 4 मेथड अप्लाई होते हैं। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इसलिए नहीं अप्लाई कर सकता था क्योंकि वो वेरिएशन पैरामीटर तब अप्लाई जब होता है जब होमोजीनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन गिवन हो। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कब अप्लाई कर सकते हैं? जब होमोजीनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन गिवन हो, अदरवाइज तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर अप्लाई नहीं कर सकते। अभी मैं दोबारा से रिकॉल करा देता हूं सारे के सारे मेथड। इस क्वेश्चन यहां से आगे तो सॉल्व कर लोगे, पहले ये बताओ क्या बोल रहे हो, किस चीज के लिए? अभी सब कुछ पढ़ लो, और सब कुछ पढ़ने के बाद अभी तो पढ़ लेते, और लास्ट में आके वो बता दूंगा कि कहां से क्या पढ़ लें, चाहे मेरा डोमेन है या मेरा डोमेन नहीं है। ठीक है, मेरे डोमेन के बाहर भी। ठीक है, तो अभी से ये नहीं बोल रहा हूं कि क्या नाम है मेरे डोमेन, मतलब अपने पर्टिकुलर डोमेन में। अपने पर्टिकुलर डोमेन में तो पता ही है कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा। आप अपना बताओ, आपका क्या फेवरेट टॉपिक है? डोमेन का मतलब ये है टॉपिक, जैसे मैं मेरा ऑर्डिनेट डिफरेंशियल, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर और जो भी टॉपिक है जो मैं जानता हूं, नाम नहीं लेता हूं ताकि प्रॉब्लम परेशान ना हो। अभी जो पढ़ाऊंगा उनके बारे में सोचते हैं ना, बाकी टॉपिक के बारे में तो मैं आराम से बोल देता हूं, मुझे नहीं आता। एक क्वेश्चन मार्क्स बोल दो क्लास में, मुझे ये टॉपिक नहीं आता, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मुझे नहीं आता। कम से कम जो भी तुम्हारा डोमेन है, जो भी तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है, लास्ट तक वो कर लो। ठीक है, अभी पढ़ते रहो। जैसे मॉडर्न अलजेब्रा, हाँ बोलो, हाँ बोलो, ऊपर वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सॉल्व करके देख लेना। जेड डैश पहले जब हमने प्रूव किया था तो ये बताया था कि वो कांस्टेंट मान के नहीं चलते। अगर यहां से कांस्टेंट मान लिया उसने प्रूफ में, तो नंबर ऑफ जनरल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन से ज्यादा हो जाएंगे, तो वो जनरल सॉल्यूशन कन्वर्ट नहीं होगा। हाँ, सारी इक्वेशन एक जैसी दिखने लगेंगे, सारी इक्वेशन एक जैसी दिखने लगेंगी, और ये नहीं मालूम लगेगा कि कैसे। यही तो प्रॉब्लम है एग्जाम में कि क्या नाम है, क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा या रियल एनालिसिस, यही समझ नहीं आता किस टॉपिक से सॉल्व करोगे। ठीक है, ये रब कर दूं, ये आगे तो सॉल्व कर लोगे। -2y, सॉरी, -2y = 0। अब देखो मेरे पास सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, y डबल डैश प्लस px y डैश प्लस qxy = 0। बेसिकली तो हम सेकंड ऑर्डर पे ही काम कर रहे हैं, अभी तो प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। तो क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि रात को मतलब क्लास में मैंने बोला भी था, शाम को जब पूरे दिन पढ़ते हैं ना, तो सिर्फ 5 मिनट अपने लिए दो। जब सोते वक्त, सोने से पहले 5 मिनट, ओनली 5 मिनट। ठीक है, और तुम बोल के देखना 5 मिनट जो तुमने दिन में पढ़ा, शाम को जाके घर जाके रिवाइज करते हो ना, अगर तुमने बोल दिया वो उसके मेन पॉइंट, ऐसे नहीं कि क्या नाम है लेट yx बी द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये नहीं, उसके मेन पॉइंट कि डिफरेंशियल इक्वेशन ये है और इसका सॉल्यूशन ये है। तो हमें ये अगर तुमने बोल दिया तो तुम्हें वो याद है, अदरवाइज वो तुम्हें याद नहीं है। तुमने वो रट्टा मारा था 5 मिनट के लिए, तुम्हें ध्यान थी इक्वेशन, तुम 2 दिन बोल सकते हो, तीसरे दिन नहीं। जो ये 5 मिनट है ये कंप्लीट नहीं होंगे। देख लेना अपने मतलब Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.
डेली प्रैक्टिस में या रूटीन में ले आओ ये काम। मैं भी तो यही करता हूं, मुझे याद हो जाती है। तुम पहले नहीं होती थी, अब याद होने लगी। जो 5 मिनट का टाइम था ये बहुत बड़ा टाइम है। तुम्हारे पूरे दिन की महाभारत जो भी तुमने पढ़ी है वो तुम 5 मिनट नहीं बोल पाओगे, क्योंकि तुम मैक्सिमम 2 या 3 मिनट में जितना भी तुमने पढ़ा होगा ना क्लास में, जितने फॉर्मूले रिकॉल करें शाम को बैठ के, वो तुम्हें याद नहीं रहेंगे। अगले दिन जब तुम बोलोगे ना तो पिछली क्लास का रिवाइज कर रहे होगे। तो अगले दिन पूरा 5 मिनट करने के लिए तो वो करो, तुम्हारे ओरल सब कुछ टिप्स पे आ जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर तुमने ऐसा किया तो, वैसे करोगे नहीं। कब मैं मतलब जानता हूं, बहुत सारे लोगों को बोल चुका हूं, लेकिन किसी को भी कोई अप्लाई नहीं करता। और जिसने अप्लाई किया उसके 50+ मार्क्स भी होते हैं, मतलब 100 में से 50%। ठीक है, तो तुम्हारे बैच में तो नहीं, जैम वाले बच्चों को बोलता हूं वो मान भी लेते हैं, तुम तो बड़े हो गए हो। तो फर्स्ट सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऐसा सोचते हैं फर्स्ट ऑर्डर से। अगर मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या क्या हमारे पास डेफिनेशन थी। जो डेफिनेशन थी हमने ऑर्डर, डिग्री, सॉल्यूशन ये सारा डिस्कस किया। उसके पास हमारे पास मेथड आए। मेथड क्या क्या है? सबसे पहला मेथड आया, पहले हमने सॉल्व किया नॉन लीनियर इक्वेशन को। नॉन लीनियर इक्वेशन में हमने डिस्कशन किया कि नॉन लीनियर इक्वेशन के पास हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक कंडीशन दी y डैश इक्वल टू y की पावर अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू 0 to 1, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट। फिर आगे बढ़े फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में हमारे पास फर्स्ट मेथड आया वेरिएबल सेपरेबल, सेकंड फॉर्म रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, थर्ड फॉर्म होमोजीनियस, और नेक्स्ट रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। उसके बाद हमने रोक दिया टॉपिक। फिर हम गए किस पे? पहले एग्जैक्टनेस पे। एग्जैक्टनेस की कुछ प्रॉपर्टी लिखवाई। वो प्रॉपर्टी हमें ओरल याद होनी चाहिए। ठीक है, कि जितने भी स्टेटमेंट थे वो याद होने चाहिए। स्टेटमेंट याद होने के बाद हमने एग्जैक्ट के बाद उसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में बोला गया कि वो इनफाइनाइट होंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनफाइनाइट के बाद, उसके बाद हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स और इन वाई सॉल्व किया। उसके ऊपर पर्टिकुलर 4-5 केसेस बनाए कि पी क्यू एक्स कंटिन्यूअस है, बाउंडेड है, वो सारे हमें केस याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूअस के बाद बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन को रिड्यूस कर दिया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। उसके बाद में फिर से एक पर्टिकुलर इक्वेशन जिसको हमने रिड्यूस किया किसमें? होमोजीनियस में। उसमें 2 केस बनाए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 तो पहले वो इक्वेशन रिड्यूस होगी सेपरेबल, सॉरी होमोजीनियस, और होमोजीनियस से किससे सेपरेट होगी? वेरिएबल सेपरेबल। ऐसे ही हमने थर्ड केस बनाया कि अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो गया तो हमारे पास ऐसा कुछ कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमम 2 या 3 मिनट लगे मुझे पूरा बोलने में। देख लो कि अगर मुझे ऐसे याद है टर्म्स तो मुझे 2 या 3 मिनट लग रही है, तो ऐसी तुम्हें लगेंगे। और तुम्हें अब ये क्वेश्चन मार्क्स से नहीं आएगा कि सर कैसे याद रखें और कितना याद रखें। ठीक है, हर रोज कितना पढ़ते हैं? मैक्सिमम 3 मेथड पढ़ते हैं हर रोज, और 3 मेथड को याद रखने के लिए 3 मिनट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्या अब इस चीज का डर होगा तो मतलब चलो टॉपिक से नहीं हटता, दूसरा टॉपिक आते हैं। पेपर में मिक्स हो जाएंगे। पढ़ते ही क्यों है? कंपटीशन ही क्यों करते हैं? क्वेश्चन मार्क्स ये भी होता है कंपटीशन क्यों करते हैं। ठीक है, और अभी तो सब कुछ पढ़ने, बहुत सेलेक्टेड भी पढ़ोगे तब भी सिलेक्शन होगा। अभी आने तो दो नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं पढ़ पाते। हमें ये नहीं पढ़ना होता कि क्या नाम है, जब एक बात बताओ, एक शादी में जाते हैं, क्योंकि किसी तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें कार्ड दे दिया। देखो कोई एग्जाम्पल लो तो बहुत अच्छे से समझ आती है ना चीजें। तो किसी फ्रेंड ने तुम्हें कार्ड दिया, तो अगर तुम एक नई जगह जा रहे हो तो क्या करोगे वहां पे जाके? सबसे पहले खाना खाओगे या कुछ और काम करोगे? 1 मिनट शांत हो, बोलो। खाना ही खाओगे? नहीं, खाना नहीं खाओगे। वहां पे जितने भी चेहरे होंगे ना वो सारे तुम्हारे लिए नए होंगे। पहला क्वेश्चन तो ये। और जब हम टेस्ट पेपर देने बैठते हैं तो सारे क्वेश्चन नए होते हैं, होते नहीं होते? तो सबसे पहले जब शादी में जाते तो हम कोई ऐसा बंदा सर्च करते हैं जिसका चेहरा हमने कभी अपनी लाइफ में देखा होगा।
ठीक है। और उस बंदे के साथ, जब वो बंदा जिसके साथ हमने किसी को कभी ना कभी कोई चेहरा देखा होगा, सबसे पहले उससे बात करेंगे, कंफर्ट जोन में आएंगे, और कंफर्ट जोन में आने के बाद जो भी एक्टिविटीज करोगे तुम उसके साथ करोगे, यानी कि जितने भी 1 आवर 2 आवर या 4 आवर जो भी काम करने वाले तुम उसके साथ करने वाले हो। तो वही चीज है यहां पर टेस्ट पेपर में। जब टेस्ट पेपर नया आएगा तो उसमें जनरली सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते, सिर्फ उसमें से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं जिस मेथड पे तुम्हारी सबसे ज्यादा अच्छी कमांड है, तुम्हारे जिस मेथड को तुम पढ़ के गए हो। बाकी तो क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं। और किसी भी एग्जाम का टॉपर 50% से ज्यादा नहीं होता। इंडिया में सबसे ज्यादा टफ एग्जाम यूपीएससी होता, ठीक है। यूपीएससी का टॉपर आज तक 54.75 गया, अगर जिसका मैक्सिमम स्कोर गया है आज तक यूपीएससी में, तो उसका स्कोर 54.75 तक पहुंचा। उसके अलावा सबका स्कोर 54.75 से ऊपर नहीं गया, सबका स्कोर नीचे है। जो आज पूरे मतलब जब से यूपीएससी एग्जाम ले लिया, तो तुम्हें भी जो ये टेस्ट पेपर होता है ना, इसमें सारे लोग जितने भी यहां बैठते हैं, एक तो ये डर होता है कि बराबर वाले का ज्यादा स्कोर ना हो जाए। बराबर वाले की कॉपी में देखते रहते हैं कि ऐसे देखा उसने बी टिक किया तो तुरंत सबसे पहले अपनी कॉपी में बी टिक कर लोगे। तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो तुम टेस्ट पेपर आ रहा है तुम्हारे लिए सबके लिए नया, और 50% पे तुम्हें पहुंचना, यानी कि कितने क्वेश्चन सॉल्व करने, 15। तो उस नेबरहुड को सेलेक्ट कर लो जिसको तुम पढ़ के आए हो, 15 क्वेश्चन। और हर एग्जामिनर 40% पेपर ऐसा फ्रेम करता जो तुम अटेम्प्ट कर लो। कोई भी पेपर हो 40% अगर तुम पढ़ के गए हो, और 10% के लिए तुम्हें थोड़ी कैलकुलेशन करनी होती है। जो तुमने टेस्ट पेपर दिया था उसमें 3 क्वेश्चन तो ऐसे जो सॉल्व ही नहीं होने वाले, ठीक है। और रॉस्किन में भी ऐसा ही कुछ होने वाला। तो हम सेकंड ऑर्डर का डिस्कशन कर लेते हैं। सेकंड ऑर्डर वेरिएबल कोफिशिएंट हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले सेकंड ऑर्डर वेरिएबल कोफिशिएंट को हम अगर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का डिस्कशन करते तो ये नॉन होमोजीनियस का सॉल्यूशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन देते हैं। लेकिन ये मेथड तब अप्लाई करते हैं जब हमें होमोजीनियस इक्वेशन के दोनों सॉल्यूशन मालूम हो। दोबारा से सोचते हैं, हमारे पास फर्स्ट मेथड है रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। रिडक्शन ऑफ ऑर्डर हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब हमें होमोजीनियस इक्वेशन या तो वो e की पावर mx या x की पावर m टाइप का सॉल्यूशन होगा एक, और उसके लिए हमने एक कंडीशन दी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर से हमारे दोनों मेथड आ गए। सबसे पहले ये मेथड कि हमने इसको चेक किया, पहली कंडीशन क्या थी, m² प्लस mp प्लस q इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन m-1 प्लस mxp प्लस x² q इक्वल टू 0। इसके बाद में हमें यही तो याद होना चाहिए इसका जनरल सॉल्यूशन। और इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, u ऑफ x, जो हमने सेकंड जनरल सॉल्यूशन है y ऑफ x इक्वल टू 5x इंटू ux, और ux इक्वल टू क्या माना था, c1 इंटीग्रेशन 1/5x का होल स्क्वायर और e की पावर माइनस px इंटू dx इंटू प्लस c2, यही तो माना था। रिडक्शन ऑफ ऑर्डर से हमें दोनों सॉल्यूशन मिले, एक ये भी सॉल्यूशन मिल गया और ये भी सॉल्यूशन। फिर हमने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पढ़ा। वेरिएशन पैरामीटर या तो होमोजीनियस इक्वेशन के दोनों सॉल्यूशन गिवन हो, या फिर हम इस मेथड रिडक्शन ऑफ ऑर्डर से दोनों सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। तो यहां से तो जनरल सॉल्यूशन ही मिल जाता, तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं। थर्ड फॉर्म क्या थी, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म का डिस्कशन हुआ था, वहां पे भी लिखवाया था कि नॉर्मल फॉर्म कब अप्लाई करोगे। देखो कल अप्लाई, अब नॉर्मल फॉर्म बोलो क्या थी, अगर y इक्वल टू vu या vz हम सॉल्यूशन मानते हैं, तो यहां से z की वैल्यू क्या थी, e की पावर माइनस p/2 इंटू dx, और सेकेंड फॉर्म थी p माइनस p²/4 माइनस p'/2 प्लस q, और ये क्वांटिटी या तो क्या मिले, कांस्टेंट, या फिर कांस्टेंट अपॉन x²। क्यों, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम बना रहे हैं नॉर्मल फॉर्म में, v' प्लस यहां पे जो फंक्शन आएगी i ऑफ x इंटू v x इक्वल टू 0, ये तभी सॉल्व हो सकते हैं। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है तभी सॉल्व हो सकते हैं जब हम इसको कांस्टेंट बना दे, या फिर क्या बन जाए, कांस्टेंट अपॉन x²। नॉर्मल फॉर्म चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वेटेज बिल्कुल कम है, इसलिए मैंने कोई क्वेश्चन ही नहीं कराया, जनरली बस अप्लाई करवाया एक क्वेश्चन में कि क्यू अपॉन जेड डैश स्क्वायर को क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट। और जब ये कांस्टेंट लेट करेंगे तो जो ये एक्सप्रेशन है ये भी किस में कन्वर्ट होनी चाहिए, कांस्टेंट में। तो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन थे इस पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट हुए थे, तब ये मेथड अप्लाई होगा, तब सॉल्यूशन मिलेगा, इसलिए लिखो अभी रहा हूं। नहीं तो सीएससीआर नेट में अभी तक कोई क्वेश्चन ऑर्डिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन का इन तीनों मेथड पे नहीं पूछा गया, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और नॉर्मल फॉर्म। क्लास में बोल रहा हूं, तीनों मेथड में नहीं बोला गया, पूछा गया। और जो पूछा गया क्वेश्चन है वो पूछा गया वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पे। अब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन मिलेगा उस पर ऑब्जर्वेशन किया, जितने भी अभी तक क्वेश्चन है। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहां तक समझ आया नहीं है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.